हेलो स्टूडेंट्स, हम सब चाहते हैं कि हमारा एक मार्क्स भी ना कटे, जिसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि स्क्रॉलिंग बंद कर देंगे। मैं प्रशांत 15 ईयर एक्सपीरियंस के साथ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस के ट्रेंड देखते हुए, पीवाईक्यू के ट्रेंड देखते हुए, कंसेप्चुअल ट्रेंड और ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ मशीन यहां पर अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं भी की है तो इसको देखने के बाद अगर इसे भी कर लेगा तो 30 to 40 मार्क्स जो टॉपर कट ऑफ क्लियर करने के लिए यूज करते हैं वो शायद आपको मिल जाए। बट कितना फोकस स्टडी करते हैं एंड एट द एंड 3 आवर स्ट्रेटजी की लास्ट 2 डेज में क्या करना है। सो चैप्टर वाइज मैं आपको बताता चलता हूं। जैसे अगर हम देखें मोल कॉन्सेप्ट, तो मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ एटम्स निकालना कैसे है। आपको क्वेश्चन में मोल्स मेंशन होगा। लेट्स से 34.2 ग्राम शुगर है और इस 34.2 ग्राम शुगर से आपको ऑक्सीजन एटम निकालना है। किसी भी चीज में पहले मोल कैलकुलेट करिए, तो मोल आ गया यहाँ पे। फिर जितने मोल होंगे उतने ही मोल उसमें क्या होंगे, मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो से। लेट्स से इट हैज 0.1 मोल, तो इसके अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। तो मैंने ये बोला है हमेशा n कैलकुलेट करिए। कैसे? ऑलवेज कैलकुलेट n बाय मल्टीप्लाइंग विद एवोगैड्रोस नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। तो पहले हमने क्या किया कि जितने मोल्स थे इनटू में एवोगैड्रो, ऑक्सीजन 11 है तो 11। लेट्स से इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन पूछा होता तो मल्टीप्लाई बाय 22। तो ऑलवेज n कैसे निकलेगा, विच इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दुनिया में सारी चीज मॉलिक्यूल है, अगर उसकी एटॉमिसिटी 1 है तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी एटॉमिसिटी 1 है वो एटम है। तो इस कैलकुलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेकंड फेवरेट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लेट्स से आपको क्वेश्चन में लिखा है a plus 3b gives you AB3। a का मोलर मास 20, b का मोलर मास 40 है। फिर उसके बाद आपसे बोला है कि कैलकुलेट लिमिटिंग। ऑल कैलकुलेशंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, दोनों को स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। जिसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके लेस वैल्यू आएगी दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। अगर वेट निकालना है तो उसी के बेसिस पे निकालना है। सारी कैलकुलेशंस लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे होती है। करेक्ट। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मोल्स इन 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर लिए, प्रिसाइज ये वाला क्वेश्चन एक बार आप सॉल्व कर लेना। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मेरा फेवरेट है क्वांटम नंबर। पीवाईक्यू ट्रेंड भी कह रहा है कि हम क्वांटम और बहुत सही पूछते हैं, हमेशा उसी से ही आ रहा है। तो क्वांटम नंबर में अगर चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू गिवन है तो समझ जाओ वो एक ही ऑर्बिटल की बात कर रहा है। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। फिर बोहर्स पोस्टुलेट, पूरा बोहर पोस्टुलेट ऑब्वियस है, लेकिन मेरा फेवरेट उसमें से एक पॉइंट है व्हाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज टेकन एज नेगेटिव। बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एट इनफाइनाइट पोजीशन, नो इंटरेक्शन विद द एटम और न्यूक्लियस, देन इट्स एनर्जी इज टेकन एज 0। जब इनफाइनाइट पे उसकी एनर्जी 0 मानते हैं और जैसे ही वो उसकी बाउंड्री में आता है, न्यूक्लियस स्टार्ट अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, इट्स एनर्जी स्टार्ट डिक्रीजिंग, एज अ रिजल्ट बिकम नेगेटिव। कोई भी चीज 0 से जीत जाएगी, क्या होगी? नेगेटिव। फॉर्मूला बेस्ड ऑब्वियसली बोहर पोस्टुलेट है तो सारे फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए, बट मेरा फेवरेट है रेडियस पे एक न्यूमेरिकल आना चाहिए जिसमें ए नॉट गिवन होगा, नॉट 0.529। लास्ट स्फेरिकल नोड्स एंड प्लेनर नोड्स का फॉर्मूला। आपसे किसी भी 3s 3p 3d में स्फेरिकल या प्लेनर नोड्स पूछ लेंगे। देन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ट्रेंड ऑफ पीवाईक्यू आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी का आयनिक रेडियाई, यानी कि किसी भी आयनिक रेडियाई का जो आयनिक रेडियाई एटॉमिक नंबर के इनवर्स होगा। सेकंड मेरा फेवरेट है, कोई भी एलिमेंट दे देंगे, लेट्स से 114, इसका ग्रुप नंबर बताइए एंड पीरियड नंबर। 100 से ऊपर कोई भी एलिमेंट है उसका ग्रुप नंबर उसके आगे की 2 डिजिट होती है। जैसे 114 का 14, 1117 का 117 का 17, और ये सारे लास्ट 7th पीरियड के एलिमेंट होते हैं। देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आप बताइए विच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लीस्ट होगी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होगी, यानी आंसर इज आयोडीन। बट अगर फ्लोरीन और क्लोरीन में से पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की ज्यादा होगी क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। बट मेरा कहना है कि ज्यादातर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कहाँ किस पे आते हैं? विद नेगेटिव साइन आते हैं। तो आप मानिए कि क्वेश्चन में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कभी भी पूछी हो तो दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
मैं यहाँ पे सीधे कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ और उसके एक्सप्लेनेशन पे स्ट्रेस देने से ज्यादा मैं उसमें क्विक पॉइंट या क्या आपको कंफ्यूज करेगा या कई बार क्या टफ हो जाता है वो डिस्कस करूंगा बस। हाँ, उसके बाद अगर कोई चीज डिटेल में चाहिए जस्ट कमेंट, आई विल स्टार्ट क्रिएटिंग शॉर्ट्स टिल नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग में फर्स्ट इज वीबीटी। वीबीटी पे क्वेश्चन सीधा हाइब्रिडाइजेशन बेस आएगा, लाइक आप SF4 या IF7 की हाइब्रिडाइजेशन एंड मेरा फेवरेट है नंबर ऑफ लोन पेयर्स बताइए, क्योंकि आजकल 3-4 क्वेश्चन एक साथ पूछ सकते हैं। कैसे? SF4 IF7 XeO2 F2 नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन ऑल स्पीशी, तो 4 ऑप्शन बन जाते हैं 0 1 2 1 1 1 2 2 2 0 1 0 इस तरीके से। देन नेक्स्ट फेवरेट इज MOT। MOT पे बेस्ड क्वेश्चन बनेगा कि आप N2 नेगेटिव N2 प्लस और N2 को अरेंज करिए स्टेबिलिटी ऑर्डर में। देन PCl5 की बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Why? Because all bond lengths are not equal because of higher repulsion by 3 bond pairs. Next, thermodynamics. Thermodynamics में precisely फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से तो वैसे कुछ भी क्वेश्चन आए सीधा फॉर्मूला, थर्मोडायनेमिक्स सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। जैसे इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल में 0, एंथैल्पी 0, लेकिन मुझे लगता है कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन थोड़ा सा मेरा इंट्यूटिव है ये। अब इंट्यूटिवली ये मेरा फेवरेट है, मतलब यहाँ पे मेरी इंट्यूशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस क्वेश्चन के लिए कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये छपी गया है, ऐसा फील आ रहा है बस, ठीक है, कि डेल्टा H और डेल्टा S का साइन मेंशन है और डेल्टा G आपसे पूछेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन क्या ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगी या ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, या स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर होगा या स्पॉन्टेनियस एट लोअर टेम्परेचर होगा। इसी पे बेस्ड इस न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, डेल्टा H का वैल्यू मेंशन है, डेल्टा S का, बताइए क्या ये रिएक्शन कभी स्पॉन्टेनियस हो सकती है? होगी तो किस टेम्परेचर से ऊपर या किस टेम्परेचर से नीचे? बॉन्ड एनर्जी, अब अगर थर्मोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल आएगा तो बॉन्ड एनर्जी पे आएगा, तो इस पे मैं एक न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करवा देता हूं। लेट्स से क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि H2 मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल कंबाइन होएगा 2HCl बनाएगा, फिर क्वेश्चन में मेंशन होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, ठीक है। लेट्स से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इज 92, कितना है? -92, और बॉन्ड एनर्जी डेटा लेट्स से आपको गिवन है हाइड्रोजन का, तो मान लेते हैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों की वैल्यू, तो एक का बॉन्ड एनर्जी डेटा लेट्स से 413 है और क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी डेटा लेट्स से 118 है, क्लियर। और अब क्वेश्चन है बॉन्ड एनर्जी निकालिए HCl की, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या करते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन भूल जाते हैं कि इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए डिफाइन है, तो यहां पर ये है बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर 2 मोल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसे 1 मोल में कन्वर्ट करना होगा, यस 1 मोल में कन्वर्ट करना होगा। नाउ सेकंड, बॉन्ड एनर्जी के केस में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला हमेशा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होता है। नाउ यू कैन सॉल्व, अब आप क्वेश्चन कर लेंगे, और याद रखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा क्या होती है? नेगेटिव, एंड बॉन्ड एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब 4 में जो 2 पॉजिटिव ऑप्शंस होंगे वो हमारे आंसर्स होंगे, ऐसे कंसेप्ट का भी ध्यान रखना है। देन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में पहला तो यही क्वेश्चन बनता है कि एक रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंशन होगा, अगर उस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? तो देखिए रिएक्शन रिवर्स हुई है, 2 से मल्टीप्लाई हुई है, नॉट डिवाइड, तो वैल्यू विल बी 1/x का स्क्वायर। रिएक्शन रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू रिवर्स और 2 से मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन बनता है AB2 gives you A plus 2B, मान लेते हैं ये सभी क्या हैं? गैसेस, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? अल्फा, ऑब्वियसली हमेशा, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे, तो अल्फा इज वेरी 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 लेस देन 1, यू हैव टू फाइंड Kp। ऐसा क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लो ताकि एफर्टलेसली कर दे। Kp और Kc कब बराबर होंगे, तो ये हमारे दिमाग में एकदम स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि व्हेन
डेल्टा Ng इज 0 व्हेन रिएक्शन में सॉलिड और लिक्विड्स होंगे, या RT का वैल्यू 1 हो। क्लियर? यानी कि टेम्परेचर इज 12 केल्विन। ठीक है, बट माइन फेवरेट इज अबव 2। ये दो मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट है, मुझे लग रहा है दोनों ही आएंगे। नेक्स्ट, बफर। आयनिक में क्या आएगा? सीधा देखो, आयनिक में डरना ही नहीं है, सिर्फ एक ही बार डरना है अगर फॉर्मूला याद नहीं है। सीधा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा। आप एसिडिक बफर और बेसिक बफर का फॉर्मूला याद कर लो। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सीधा फॉर्मूला बेस्ड, सीधा क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट, सॉल्युबिलिटी। अब देखिए 45 क्वेश्चंस है, चैप्टर भी कम हो गए हैं, तो यहां पर जो आयनिक है, इक्विलिब्रियम है, दोनों को मिला के करीब 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पे मेरा ये कहना है कि फॉर्मूला बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अगर हम देखें तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कॉमन आयन इफेक्ट पे पूछा जा चुका है, तो लॉ ऑफ एवरेज लगाएं तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है बफर की। ठीक है, बट अगर लॉ ऑफ एवरेज का रिवर्स लगाएं तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कॉमन आयन इफेक्ट की। मतलब ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है कि AgCl का KSP है 10⁻⁻8, तो 0.1 मोलर NaCl में इसकी सॉल्युबिलिटी बताओ। कमेंट कर दो सॉल्युबिलिटी। pH ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, ये ऐसे प्रिसाइजली एक क्वेश्चन है ये कि हो सकता है डायरेक्टली वीक एसिड, मतलब आउट ऑफ द कंटेक्स्ट अगर क्वेश्चन आया ट्रेंड से हटके, तो pH ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या? अगर वीक एसिड का pH निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ कौन बनेगा अगला? करोड़पति। नेक्स्ट, रिडॉक्स रिएक्शन। आपको रिडॉक्स में बहुत मुश्किल नहीं पड़ना है। एनसीईआरटी में जितने एग्जांपल्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के वे, जैसे Cr2O7 2-, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अगर पेपर टफ आया तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी का ये वाला एग्जांपल सभी को याद होगा। तो आपको इसमें ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, इफ क्वेश्चन विल बी टफ देन दिस एंड इफ क्वेश्चन विल बी इजी देन दिस। फिर रिडॉक्स में पूछेंगे कौन सी रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन की कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूछेंगे, क्योंकि रिडॉक्स का ट्रेंड है फंडामेंटल डेफिनेशन बेस्ड। बहुत मुश्किल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फंडामेंटल। क्या आप देखते ही बता देते हो रिएक्शन रिडॉक्स है? जैसे ये रिएक्शन, क्या आप इस रिएक्शन को बता सकते हो कि दिस इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? देन पी ब्लॉक। तो मैं देखो ऑब्वियसली मैं अभी टीचिंग मोड में नहीं हूं, अब मैं उस मोड में हूं कि मैं आपको अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं। बट आपको जो चीज लग रहा है कि डिटेल चाहिए, प्लीज कमेंट, नो हेजिटेशन। हाँ, कुछ रीजन की वजह से मैं डिले कर रहा हूँ, बट अब जैसे मैंने देखा कि आईपैड पे भी बच्चों को समझ आया, तो अब किसी वजह से अगर कुछ भी मैं अगर मैक्स अप पे वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो 2 मिनट्स के आईपैड पे शॉर्ट्स बना दूंगा। तो यहाँ पे पी ब्लॉक, अब देखिए पी ब्लॉक इज वेरी वास्ट, उसमें गैस करने के लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं 15 क्वेश्चन लिखूं या इनडायरेक्टली 15 लिखूं तो वो मुझे लगता है सही भी नहीं है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस यूज करके आपको बता रहा हूं। मुझे लगता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सल्फर शोज पैरामैग्नेटिज्म इन विच स्टेट, या सल्फर वेपर स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक, ये इंपॉर्टेंट लगता है। सेकंड, टिन की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है और लेड की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। देन थर्ड माय फेवरेट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फोर्थ इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि ट्रेंड्स और ऑक्सीडेशन स्टेट है। डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक में भी पहला, ट्रांजिशन मेटल हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसका रीजन क्या है? लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांजिशन मेटल एज अ कैटलिस्ट क्यों एक्ट करते हैं? ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डाइक्रोमेट आयन या परमैग्नेट आयन का डी ऑर्बिटल खाली होता है, इट हैज D0 कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू +6 and +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट व्हाई दे आर कलर्ड? क्या रीजन है इनके कलर का? तो इनके कलर का रीजन है लिगेंड से मेटल पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और चार्ज ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्सेप्शनल एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही सिलेबस में है, तो मेरा फेवरेट है सीरियम, बट गैडोलिनियम, ल्यूटीशियम कोई भी आ सकता है। देन
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की कैलकुलेशन करवा सकते हैं, बट ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि यहां पर सीएफएससी पूछने की बजाय क्वेश्चन में हो सकता है मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ ले, क्योंकि CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इट पेयर अप इलेक्ट्रॉन, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो यहां पे इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा 0। बट ठीक है, आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन एंड सीएफएससी भी कैलकुलेट करिए। मतलब वही देखिए, प्लानिंग का बहुत सिंपल सा रूल है एक लाइन में, होप फॉर द बेस्ट, प्लान फॉर द वर्स्ट। ठीक है, इसीलिए कुछ कुछ चैप्टर्स में आपको एक्सक्लूड भी बता रहा हूं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बच्चा यही कंफ्यूज होता है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स फेशियल और मेरिडियन बनाता है, यहां उसको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। फिर नेक्स्ट बच्चा कंफ्यूज होता है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का बहुत सिंपल ट्रिक है, एक भी अगर उसमें बाइडेंटल लिगेंड है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करे, तो इसका ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। प्लस कंसेप्चुअली पूछा जा सकता है विच डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर, तो अगर स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर है तो वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करेंगे, और अगर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है तो वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। नाउ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ये दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, वैसे तो आप सारे वीबीटी पे कर लेना, बट माइन आर 2 NiCl4 2 माइनस NiCN4 2 माइनस, इनका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन ये सारा पता होना चाहिए। देन जीओसी, बहुत ही सिंपल पढ़ना है जीओसी से, आप देखना हर बार इजी क्वेश्चंस आए हैं, जैसे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, कौन सा कंपाउंड शो करता है, ये कर लेना, क्योंकि इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चा जनरली अटेम्प्ट कर ही देता है और वो बहुत बार आ चुका है, तो कभी आउट ऑफ द वे जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की जगह सीधे पूछ लेंगे विच इज इलेक्ट्रोफाइल, इनमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पे, BF3 एंड SO3 दोनों ही क्या है इलेक्ट्रोफाइल है। आप बताइए ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं है जबकि ये कैटायन है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, यानी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर का क्वेश्चन, और अगर आप मुझसे बोलोगे कि सर क्वेश्चन भी लिख दो तो मैं बोलूंगा यस, सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है ये, आप मान के चलिए अगर 10 बार लगातार आया है तो इस बार भी पूरे ही चांस बन जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आप इसे बताइए कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, विच इज मोस्ट स्टेबल, CH3 CH प्लस NH2। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, दिस इज योर मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, तो यहां याद रखना है अगर मिथाइल अमीन है तो 213, छोटा अमीन छोटा नंबर, तो यानी अगर मिथाइल के प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन है तो ये, और इथाइल मतलब 2 कार्बन, बड़ा ज्यादा कार्बन बड़ा नंबर 231। ठीक है, दैट इज फ्रॉम जीओसी। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में ओजोनोलिसिस की प्रैक्टिस करिए, देन डीकार्बोक्सिलेशन, वैसे तो डीकार्बोक्सिलेशन में आपको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ही प्रिसाइजली पता होनी चाहिए, बट कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस भी याद कर लीजिए, एनोड कैथोड ड्रॉबैक एवरीथिंग। वाई एनिलीन, अब आपसे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस पूछेंगे कि एनिलीन क्या है, ऑर्थो पैरा है या मेटा डायरेक्टिंग है, करेक्ट। देन एसिटाइलिन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में डालेंगे तो क्या बनेगा, तो दिस रिएक्शन कैन बी क्लब्ड विद डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, कि अगर हमने इस पे क्या डाल दिया, कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4, और उसके बाद हमने क्लोरीन डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, राइट प्रोडक्ट। नेक्स्ट, हेलो एल्केन हेलो एरीन नेम रिएक्शन, वैसे पूरी ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन डिस्टिंग्विश्ड है सबसे पहले करने, तो हेलो एल्केन हेलो एरीन में फिंकलस्टीन रिएक्शन, SN1 मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, या कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा SN1 में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और कौन SN1 शो नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे से कहेंगे कि आपका फेवरेट क्या है, तो मेरा है रेट ऑफ SN1, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। देन अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर देखिए
जैसे आपने मेरे डिस्कशंस भी देखे होंगे, तो उसमें ना डिस्कशन देखने के बाद ऐसा लगता होगा अरे यार ये इतना आसान है, इतना आसान आता है। लेकिन आपने एक चीज और भी नोटिस की होगी कि आपके मार्क्स जरूर इंप्रूव हुए होंगे मॉक टेस्ट में। मतलब आसान आता नहीं है, आसान गलत होने कम हो गए आपके, इसकी वजह से मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। तो देखिए सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर तो ये था, एग्जाम में भी आसान गलत नहीं होना चाहिए, पेपर आसान ही आएगा। ठीक है, तो कई बार देख के लगता है अरे सर ने कुछ नया नहीं बताया। अरे टफ बताना ये थोड़ी है कि पेपर, मतलब देखो मैं हमेशा एक बात मानता हूँ, इफ यू वांट टू हेल्प समवन सिंप्लीफाई थिंग, जितनी केमिस्ट्री आसान हो जाए। इफ यू वांट टू इंप्रेस समवन कॉम्प्लिकेट, जितना टफ बताओगे, जितना जैसे मैं बोलूँ बहुत मुश्किल कर दूं, आईआईटी इज वेरी टफ, नीट इज वेरी टफ, बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं करवा दूंगा, मैं केमिस्ट्री ऐसे पढ़ाऊंगा कभी रटना नहीं पड़ेगा, तो मतलब ये सब बेकार की बातें। अब आप लोग इंटेलिजेंट हो, ड्रॉपर हो, या 12th पास करके पेपर देने वाले हो, 11th में नए नए होते हैं बच्चे तो वहां समझ नहीं आते, अब आपको सब समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ अल्कोहल फिनॉल ईथर में विलियमसन सिंथेसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से कंपाउंड विलियमसन सिंथेसिस नहीं शो करते? ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस। देन ल्यूकास टेस्ट, कौन से कंपाउंड ल्यूकास टेस्ट देते हैं, कौन नहीं देते। फिर डाउज प्रोसेस, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसएनएआर, कौन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, और डाउज प्रोसेस। ठीक है, मतलब आपको बताना है किस पे न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है, अगर ऑर्थो पे लगा है या दो ऑर्थो पे लगा है तब। इसको एनसीईआरटी से जरूर 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 पढ़ना है, राइट। देन एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन में याद रखना है डिबल एच। डिबल एच एस्टर और नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ये एनसीईआरटी का ही रिएजेंट है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एल्डोल एंड कैनिजारो माय फेवरेट। टॉलरेंस टेस्ट इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। टॉलरेंस टेस्ट में याद रखना है, टॉलरेंस बेंजल्डिहाइड को क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, बट शिफ्ट और फैलिंग नहीं करेंगे। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, पूरा इसमें इंपॉर्टेंट है कि इस रिएक्शन में एसिड रिएक्ट करता है बेस की तरह, वो लूज करता है OH, और जो बेस है वो क्या लूज करता है, H। इसमें एसिड एक्ट करता है बेस की तरह, और बेस एक्ट करता है एसिड की तरह। अमीन्स, अमीन्स में कार्बाइलमाइन, हिल्सबर्ग टेस्ट, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पे इथेनॉल डालेंगे तो बेंजीन और एल्डिहाइड बनाता है। एनिलीन का नाइट्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, परसेंटेज ऑर्थो मेटा पैरा की पता होनी चाहिए। और बेंजीन फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एल्काइलेशन नहीं देता है, राइट। देन अब लास्ट 3 डेज में क्या करना है, लास्ट 3 डेज में सबसे पहले आपको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करने, नो डिफिकल्ट क्वेश्चंस। क्लियर है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करना है। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, मैंने बोला ना कोई कुछ भी कह रहा है, कोई दिमाग में ये फोमो नहीं आना चाहिए, ये छूट गया वो छूट गया, ये हमारे माइंड में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हम अब कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे। उसके बाद तो आर का पहला वर्ड होता है रिजेक्ट। जैसे मुझे ये थॉट बहुत अच्छा लगता है, जैसे ना कि अगर कोई प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि जो गार्डनर है उसने वो चीजें हटाई जो उसकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो आपकी ग्रोथ या कॉन्फिडेंस उस टाइम गिरेगा कुछ भी उल्टा सीधा सुन के बिलीव करने पे। रिजेक्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, रिजेक्ट नेगेटिव टॉक्स, रिजेक्ट नेगेटिव पीपल। तो फर्स्ट आर इज रिजेक्ट। क्या रिजेक्ट करना है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करना, कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं करना, राइट। देन सेकेंड आर, सेकेंड आर बोलता है रिवाइज। क्या रिवाइज करना है, जैसे लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने के लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लास्ट मोमेंट पे क्या रिवाइज करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे क्या रिवाइज करना है, फॉर्मूला। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे जो ऐसे निमोनिक्स वाली चीजें हैं वो सारी याद करनी है। लास्ट मोमेंट पे क्या याद रखना है,
Example of positive and negative deviation, right? Then most important thing during last day is also rest. आपको अगले 3 दिन कंप्लीट रेस्ट लेना है, ठीक है? 8 to 10 आवर स्लीप, ठीक है? 8 to 10 आवर स्लीप। जैसे बच्चा बहुत पूछता है सर क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट या एनर्जी मैनेजमेंट? तो मैं बोलूंगा यार तेरे तो बहुत ही स्फूर्ति से तेज तलवार चला रहा है, लेकिन उस तलवार में एनर्जी नहीं है, क्या कर लेगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एनर्जी मैनेजमेंट। आपने देखा होगा जिस दिन बहुत एनर्जी रहती है, कितना ही काम करो थकान ही नहीं हो रही है, ठीक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एनर्जी मैनेजमेंट विच कैन बी अटेन्ड बाय रेस्ट, ठीक है? नाउ अब देखो अगेन क्या है कि अभी यहाँ पे YouTube पे या मतलब होता ही है, मैं भी होता तुम्हारी जगह तो ऐसे ही करता कि बहुत ज्यादा व्यूज नहीं है, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो इसकी बात क्यों आनी है? तो ऐसा करो, आप ChatGPT पे 2 चीजें टाइप करिए, व्हाट इज डेंजरस फॉर यंग माइंड्स इन 2025। सेकेंड क्वेश्चन टाइप करिए, व्हाट शुड बी डन इन लास्ट 3 डेज, ठीक है? या व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन लास्ट 3 डेज। एंड मैं आपको बता रहा हूं, आपको सुनते सुनते भी लग रहा होगा कि यही इफेक्टिव है। देखो कहते हैं जितना खा सको उतना ही बाइट लेना चाहिए, तो इन 3 डेज में बहुत ज्यादा बाइट लेंगे, च्यू नहीं कर पाएंगे, वो मुंह में ही रह जाएगा। सेम वे आप बहुत सारी चीजें सामने रख लेंगे, दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, कोई फायदा नहीं है। सो बच्चों अब आपके लिए सिर्फ 2 स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, बी कॉन्फिडेंट, आपको जितना आता है आप कर दोगे, पेपर फोड़ दोगे। सेकेंड, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक रेस्ट। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।